हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगभग 3 महीनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। कुछ पारिवारिक रीज़न थे और वो रीज़न यह था कि मेरी 1 साल की बेटी है और ये 3 महीने मैंने उनके साथ ही बिताया है, जो काफ़ी अच्छा समय बीता है। और आप लोगों का मैसेज मिलता रह रहा था मुझे कि सर आप वीडियो नहीं ला रहे हैं, जल्द से जल्द वीडियो लाए। तो उसी को देखते हुए मैंने फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लाने का प्रयास किया है और उसी सिलसिले में आज का ये पहला वीडियो है। और यह वीडियो दोस्तों आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है और जिसमें आदिकाल हम लोगों ने देखा था। और इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें हम लोगों ने आदिकाल में धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य को देखा था। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि इसी पर आगे वीडियो रहेगा। और आज का वीडियो जैन साहित्य है जो हमें आदिकाल में पढ़ना है। तो आज का वीडियो जैन साहित्य से होगा और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके जो कवि हैं, इसके रचनाकार हैं और उनके द्वारा जो साहित्य रचना की गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और आदिकाल में जैन साहित्य। तो यहाँ पर देखिए जैन साहित्य है। और तो सबसे पहले जैन साहित्य क्या है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों, उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, उनके द्वारा जो रचित काव्य है उसी को जैन साहित्य कहा जाता है या कहा गया है। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनके रचित जो काव्य हैं उसी को जैन साहित्य कहा जाता है। इसी का एक बिंदु यहाँ पर देख लीजिए। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में, आदिकाल के समय में जो भी रचना हुई साहित्य की, चाहे वो सिद्ध साहित्य में हो, जैन साहित्य में हो या नाथ साहित्य में हो, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में सबसे अधिक ग्रंथों की संख्या और प्रामाणिकता जैन ग्रंथों की है। कहने का मतलब है कि आदिकाल में सबसे अधिक ग्रंथ जैन साहित्य से संबंधित हैं और प्रामाणिकता भी जैन ग्रंथों की सर्वाधिक है। तो इसे याद रखिएगा। उसके नीचे देखिए एक पॉइंट और है। इसमें क्या बोला जा रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास में जिस प्रकार पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान मत का प्रचार कविता के माध्यम से किया। आपने सिद्ध साहित्य जो मैंने इसके पहले दिया था उसमें मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार सिद्ध साहित्य में किया गया था और जो उस वक्त के कवि थे, और किसका प्रचार उन्होंने किया था? तो व्रजयान मत का प्रचार किया था। तो इसी पर एक पॉइंट है, देख लीजिए। उसी प्रकार यानी कि सिद्ध साहित्य में जिस प्रकार बौद्ध धर्म के व्रजयान मत का प्रचार किया गया था, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पूर्वी क्षेत्र में हुआ था जैन साहित्य का, पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार कविता के माध्यम से किया है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम देखेंगे जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं उसमें शैली किस प्रकार की है, रचना की शैली क्या है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है और यहाँ से जितने भी पॉइंट होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ मैं बताऊँगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो है, जैन साहित्य का स्रोत क्या है? तो वह है जैन पुराण। इसे याद रखिएगा, जैन साहित्य का स्रोत क्या है? जैन पुराण। और इसका मुख्य प्रयोजन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैन धर्म के तत्वों, जो उद्देश्य हैं, तत्वों का निरूपण करना। तो ये जैन साहित्य के प्रथम बिंदु थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन साधुओं द्वारा रचित रचनाओं की शैली। जैन साधुओं के द्वारा जो जैन साहित्य की रचना की गई, तो रचना की कौन कौन सी शैली थी? तो देखिए याद रखिएगा, 4 शैली थी। उसमें पहला है आचार शैली, रास शैली, फागु शैली और चरित। यहाँ पर ये आदि इस तरह से होगा, गलती हो गया है, ठीक है। तो ये 4 शैली इंपॉर्टेंट है। पहला है आचार शैली, रास शैली, फागु शैली और चरित शैली। इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मैं आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इन 4 जो शैली है उसी पर नेक्स्ट पॉइंट है। आचार शैली के फर्स्ट जो शैली है उसी पर बताया जा रहा है कि आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर
जैन साहित्य में जो रचनाएं हैं उसमें घटनाओं का वर्णन है, लेकिन आचार शैली की जो रचना है उसमें बोला जा रहा है कि आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक, उद्देश्य से संबंधित रचनाएं हैं। उपदेशात्मक की प्रधानता है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैन काव्य की शैली में फागु, ऊपर में बताया था मैंने आचार रास फागु चरित, उसी पर है कि जैन काव्य की शैली में फागु और चरित काव्य समानता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य में कौन सी वो दो शैलियाँ हैं जिसमें समानता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, फागु और चरित शैली। तो इसे याद रखिएगा। आपने चार में से तीन शैली के बारे में देख लिया। नेक्स्ट देखिए, रास शैली के बारे में बताया जा रहा है, और रास शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है, आगे मैं बताऊंगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रास साहित्य से रास शैली से संबंधित है। देखिए, रस शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। क्रीड़ा मीन्स खेल से, और नृत्य से संबंधित है, किसमें, तो संस्कृत साहित्य में रस शब्द। और देखिए, रस शब्द के लिए 3 पॉइंट मैंने लिखा है। भरत मुनि ने रस को क्रीडनीमक कहा है। किसने, भरत मुनि ने, किसे, तो रस को। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना है। हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में रूपक है, तो किनके द्वारा रूपक माना गया है, तो अभिनव गुप्त के द्वारा ही रास को रूपक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, लोक जीवन में जो आम जीवन है उसमें बोला जा रहा है कि लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं को रास शब्द से ही बोला जाता था, और वही रास शब्द रूढ़ बन गया, और वर्तमान में भी रास को, यानी जो प्यार से संबंधित बातें हैं, उसे हम लोग सामान्य जनता भी इसी अर्थ में प्रयोग करती है, जिसे कृष्ण लीलाओं में रास माना गया है। तो रास शैली से संबंधित ये 3 पॉइंट थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रास शैली से ही संबंधित है। जैन साधुओं ने रास को प्रभावशाली शैली माना है। जैन साहित्य में जो 4 शैली आपने देखा, उन शैलियों में सबसे प्रभावशाली शैली कौन सी है, तो वह है रास शैली, और इसी के लिए जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। तो ये देख लिया। इस पर देखिए 2 पॉइंट मैंने लिखा है, जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं तथा जैन आदर्श रास नाम से पदबंध है, यानी कि लिखी गई है। नेक्स्ट है, जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में ताल देकर रास का गायन करते हैं। जैन मंदिर जो होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, वर्तमान में भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 14वीं शताब्दी तक रास पद्धति का प्रचार रहा। कब तक, 14वीं शताब्दी तक, और उसके 2 पॉइंट हैं, देख लीजिए। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया, यानी कि जैन साहित्य में जो 4 शैली थे उनमें सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी रही, रास रही, और जैन साहित्य में सबसे लोकप्रिय रास ग्रंथ बन गया रास शैली से। वीर गाथाओं में रास को रासो कहा गया है। वीर गाथाओं में रास को रासो कहा गया, राजस्थान की शैली है, वीर गाथाओं में प्रयोग किया जाता है रासो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को रास साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जैन साहित्य में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शैली कौन सी थी, तो वह आपका आंसर होगा रास साहित्य, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर ही जो फर्स्ट पेज है इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। मैं जब धार्मिक साहित्य, आदिकाल में धार्मिक साहित्य पर जो 3 साहित्य से संबंधित जो वीडियो आएंगे, उसके बाद मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें दूंगा, तो आप वहां पर देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रास से ही संबंधित है, रास शैली से संबंधित है। रास जैन साहित्य में प्रबंध काव्य
के लिए प्रसिद्ध शैली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैन साहित्य में प्रबंध काव्य के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है, तो वह क्या होगा, रास शैली। और उसी प्रकार फागु जैन साहित्य में फागु शैली भी थी, तो वहीं फागु जैन साहित्य में मुक्तक काव्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे याद रखिएगा, रास शैली प्रबंध काव्य के लिए प्रसिद्ध है और फागु शैली जैन साहित्य में मुक्तक काव्य के लिए प्रसिद्ध है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम यहाँ पर जो पॉइंट है उसे देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जैन साहित्य में जो साहित्य को देखेंगे तो 2 भागों में उसे बांटा गया है और उसका आधार क्या रखा गया, आगे देख लीजिए। जैन साहित्य को 2 कालों में 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अपभ्रंश युक्त साहित्य, कहने का मतलब है इस समय में जो साहित्य लिखे गए उसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। तो पहला काल कौन सा है, तो अपभ्रंश युक्त साहित्य, और इसकी समय अवधि क्या रही है, तो 10वीं शताब्दी से पूर्व, यानी 10वीं शताब्दी से पहले की जो रचनाएं हैं जैन साहित्य में वह क्या है, तो अपभ्रंश युक्त साहित्य है। और दूसरा जो काल विभाजन किया गया वह है अपभ्रंश मुक्त साहित्य, जिसमें अपभ्रंश का प्रयोग नहीं किया गया है भाषा का, और उसका समय क्या रहा है, तो 10वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं। इसके बाद 10वीं शताब्दी के बाद जो रचनाएं की गई वह अपभ्रंश मुक्त साहित्य है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, आज हम देखेंगे फर्स्ट जो काल है अपभ्रंश युक्त साहित्य, 10वीं शताब्दी से पूर्व की रचना। इसमें आज हम देखेंगे इनके जो कवि हुए हैं, महत्वपूर्ण कवि, और उनके द्वारा जो साहित्य में योगदान दिया गया उसे देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यह। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है अपभ्रंश प्रभाव से युक्त कवि और उनका जैन साहित्य में योगदान। देखिए पहला जो पॉइंट है और कवि है वह है स्वयंभू। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनके जो पॉइंट हैं उसे अच्छे से देखिएगा। स्वयंभू, इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, महाकवि स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और देखिए इनके बारे में राम कुमार वर्मा जो लेखक हैं उनके अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी के पहले कवि के रूप में किन्हें माना है, तो स्वयंभू को माना है। नेक्स्ट पॉइंट इनका देख लीजिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो क्या है, तो स्वयंभू द्वारा रचित कृतियां। पहला है पौमचर्यु, जिसे पद्मचरित कहा जाता है। नेक्स्ट है रिष्टनेमी चर्यु, जिसे अरिष्टनेमी चरित्र कहा जाता है। उसके बाद एक है पंचोम चरित्र और स्वयंभू छंद। ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, किनकी, तो स्वयंभू की। और इन्हीं में से एक रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जो स्वयंभू को प्रसिद्धि प्राप्त की। देखें वह क्या है, तो स्वयंभू की कृति प्रसिद्धि का आधार स्तंभ क्या है, कौन सी रचना है, तो वह है पद्मचरित, जिसे पयुम चर्यु भी कहा जाता है। तो स्वयंभू की कृति का आधार स्तंभ क्या है, पद्मचरित। नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित है। पद्मचरित ग्रंथ में किसका वर्णन है, तो राम कथा का वर्णन किया गया है। और इसी से देखिए जुड़ा हुआ एक पॉइंट आगे मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। पद्मचरित ग्रंथ में राम कथा का वर्णन है, और स्वयंभू ने पद्मचरित में राम कथा को कितने खंडों में बांटा है, तो 5 खंडों में बांटा है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पद्मचरित में कुल कितने श्लोक हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है ये, और पूछा भी जा सकता है। पद्मचरित में कुल कितने श्लोक हैं, तो 1200 श्लोक हैं। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पद्मचरित ग्रंथ की रचना हेतु स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे, तो स्वयंभू को पद्मचरित जो उनकी रचना है, जिसे कृति का आधार स्तंभ माना गया है, तो उसके लिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और लेखक हुए डॉक्टर भयानी, जिन्होंने स्वयंभू को क्या माना है, तो अपभ्रंश का कालिदास माना है। इसे याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं लिख नहीं पाया था, लेकिन यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पद्मचरित ग्रंथ की रचना है तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और डॉक्टर भयानी के अनुसार स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पद्मचरित के लिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, और डॉक्टर भयानी के अनुसार अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। किसे,
तो स्वयंभू को, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो कवि हुए जैन साहित्य के वह है देवसेन। देखिए देवसेन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि देवसेन एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। और इनका पहला जो पॉइंट है वो देखिए, इनकी रचना है श्रावकाचार, जिसकी रचना 933 ईस्वी में देवसेन के द्वारा की गई थी। अभ्रंश युक्त साहित्य पढ़ रहे हैं और यह समय कब है, 10वीं शताब्दी से पूर्व की है। तो यहाँ पर इसका वर्ष भी है 933 ईस्वी, देवसेन के द्वारा रचित काव्य है। कौन सा, तो श्रावकाचार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्रावकाचार में कितने दोहे हैं, तो 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ऊपर हमने देखा था पद्मचरित में 1200 श्लोक हैं यहाँ पर, इसे याद रखिएगा। और देवसेन के द्वारा जो रचित है श्रावकाचार उसमें 250 दोहे हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देवसेन ने अपभ्रंश भाषा में दब साहब पयास नामक काव्य की रचना की है, इसे याद रखिएगा। दब साहब पयास नामक काव्य की रचना किसने की है, तो देवसेन ने की है। और किस भाषा में, तो अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देवसेन ने हिंदी में लघु नैक चक्र तथा दर्शन सार की रचना की है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किंतु ये रचना काव्य की सीमा में नहीं आते। देवसेन की 2 रचना है, लघु नैक चक्र और दर्शन सार, किंतु यह जो काव्य रचना है यह काव्य की सीमा में नहीं आती, इसलिए काव्य रचना नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देवसेन ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में किया गया है। देवसेन ने गृहस्थ जो जीवन होते हैं उसमें जो कर्तव्य होते हैं जैन साहित्य में उसका विचार अपना प्रस्तुत किया है काव्य लिखकर, और किस रूप में लिखा है, तो दोहा और छंद के रूप में लिखा है। तो ये पॉइंट थे देवसेन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कवि हुए, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है पुष्पदंत, इंपॉर्टेंट होगा यह, देखिए इनका पॉइंट। पुष्पदंत के बारे में क्या कहा जा रहा है, शिव सिंह सेंगर लेखक हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ देख लीजिए, महाकवि स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी के पहले कवि के रूप में माना है। तो यहाँ पर स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी के पहले कवि माना है, और यहाँ पर शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। याद रखिएगा किसने किन्हें पहला कवि हिंदी का माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनका प्रमुख ग्रंथ, पुष्पदंत का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो महापुराण, और यह किससे संबंधित है, तो इसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके पहले हमने देखा था स्वयंभू को कालिदास कहा गया है, ठीक है, अपभ्रंश का, और यहाँ पर पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर भयानी के अनुसार अपभ्रंश के पहले कवि माने गए हैं। यहाँ पर कवि तो माने गए हैं और साथ में क्या है, शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर भयानी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी माना है, भवभूति भी माना है, इसे याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर भयानी के अनुसार पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पुष्पदंत की अन्य रचनाएं। पुष्पदंत की महत्वपूर्ण रचना है महापुराण है, लेकिन इनके द्वारा जो कुछ और रचनाएं हैं वह कौन सी है, तो देख लीजिए यहाँ पर। पुष्पदंत की अन्य रचनाएं क्या है, वह कुमार चर्यु जिसे नागचरित कहा जाता है, और नेक्स्ट है जसहर चर्यु जिसे यशोधरा चरित कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट है यह पुष्पदंत, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने देखा ऊपर पॉइंट काफ़ी बने हैं इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट जो कवि हैं वह है राम सिंह, और इनका ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है राम सिंह, देखिए इनके द्वारा रचना है पाहुड़ दोहा, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाहुड़ दोहा किनकी रचना है, तो राम सिंह की है, और इसमें क्या बताया गया, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है,
इसे इतना याद रखिएगा। पाहुड़ दोहा किनकी रचना है? तो राम सिंह की है। नेक्स्ट कवि योगींद्र, और योगींद्र को अपभ्रंश में जोइंदू भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। योगींद्र को अपभ्रंश भाषा में क्या कहा जाता है? जोइंदू। और इनके द्वारा जो रचना है वह कौन सी है? परमात्य प्रकाश, योग सागर, किनकी रचना है? तो योगींद्र की है। और योगींद्र को अपभ्रंश में क्या कहा जाता है? जोइंदू कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो इनके कवि हुए वह कौन है? धनपाल। और इनके बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है। धनपाल की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है भविष्य दत्त। भविष्य दत्त कथा की रचना धनपाल ने की है, इसे याद रखिएगा। भविष्य दत्त कथा की रचना किसने की है? तो धनपाल ने की है। और देखिए इसमें जो रचना है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें एक साधारण वणिक पुत्र को नायकत्व प्रदान किया गया है। बनिए के पुत्र को नायक के रूप में बताया गया। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस काल में, इस समय में जो रचनाएं होती थी तो उसमें बड़े लोगों को, जो राजा महाराजा होते थे, उन्हें नायक बनाया जाता था, या फिर दिव्य ज्ञान से जो परिपूर्ण होते थे उन्हें नायक बनाया जाता था। लेकिन धनपाल के द्वारा जो भविष्य दत्त कथा की रचना की गई उसमें नायक किसे बनाया गया है? तो वणिक पुत्र, बनिए के पुत्र को नायक बनाया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भविष्य दत्त कथा की रचना किसने की है? तो धनपाल ने की है। नेक्स्ट जो कवि हैं वह है हेमचंद्र। इनके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि थे। हेमचंद किन के दरबारी कवि थे? तो सिद्धराज के। और ये कहाँ के शासक थे? गुजरात के। इनका पहला जो पॉइंट है उसे देख लीजिए। शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ की रचना क्या है? शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ, इसकी रचना किसने की है? तो हेमचंद ने की है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, शब्दानुशासन ग्रंथ में किसका प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, संस्कृत भाषा का। तो शब्दानुशासन ग्रंथ में तीनों भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा और संस्कृत भाषा का वर्णन उल्लेख किया गया है। और नीचे का पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। प्राकृत का पाणिनि जैन साहित्य में किसे माना जाता है? तो हेमचंद को माना जाता है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आज के जैन साहित्य में जो हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश युक्त साहित्य, उसके अंतिम कवि हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहमान। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पहला जो पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर द्विवेदी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? तो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए इनके जो पहले पॉइंट हैं, हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले मुसलमान कवि हुए। इस वक्त जो भी साहित्य लिखे गए थे, चाहे वो सिद्ध साहित्य हो, नाथ साहित्य हो या फिर जैन साहित्य हो, इस वक्त पहले मुसलमान हुए जिन्होंने हिंदी में कविता या काव्य लिखना शुरू किया। इसके पहले जितने भी मुसलमान कवि होते थे उर्दू में ही लिखते थे। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले मुसलमान कवि हुए कौन? तो अब्दुल रहमान, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संदेश रासक यह रचना है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित ग्रंथ है, नाम क्या है? संदेश रासक। और इसमें क्या है? तो देखिए, जिसमें विक्रमपुर की एक विरहिणी की कथा है, विरहिणी की कथा है, और वो कहाँ रहती है? तो विक्रमपुर में। कथा में देखिए क्या है, संदेश रासक जो रचना है, नाम से ही पता चल रहा है, संदेश रासक, संदेश भेजने से संबंधित है, संदेश से संबंधित है। तो इसकी कहानी यह है कि विरहिणी के जो पति हैं वह प्रदेश दूसरे जगह चले जाते हैं, और कहानी जब पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा क्या, मुल्तान जो अफ़गानिस्तान में पाया जाता था, तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ जाने पर ही ये जो विरहिणी है उन्हें संदेश लिखती है, इसी से संबंधित यह कहानी है, ग्रंथ है, रचना है। तो आप इसे याद रखिएगा कि संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें विक्रमपुर की एक विरहिणी की कथा है। तो यहाँ पर जब आप ये देख रहे हैं तो ये जो कथा है उसमें
रस किस प्रकार की होगी। आप जब ये कथा पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आप इसमें वियोग, संयोग, श्रृंगार रस मिलेगा, क्योंकि दूर होते हैं तो वो वियोग रस आ जाता है, श्रृंगार रस आ जाता है। तो देखिए उसी पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संदेश रासक जो ग्रंथ है उसकी शुरुआत किस रस से होती है, तो श्रृंगार रस से होती है, और इसका अंत जो होता है वह संयोग श्रृंगार से होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहमान के द्वारा जो संदेश रासक रचना है उसकी शुरुआत किस रस से होती है, तो श्रृंगार रस से, और इस रचित ग्रंथ का अंत किस श्रृंगार से होता है, तो संयोग श्रृंगार से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने आज जैन साहित्य के बारे में देखा, कुछ पॉइंट मैंने बताया, और जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हुए और जैन साहित्य में उनका क्या योगदान रहा, उससे संबंधित पॉइंट मैंने आपके सामने आज रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसा आप मानकर चलिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और वैसे फ्रेंड्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को देखिए, आपको अगर पसंद आता है तो आप भी लाइक कीजिए, आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा 1 से 2 दिन में, तो चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।